नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पहले पाठ जनसंचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ की ओर बढ़ने से पहले आपसे यही कहूँगी, पाठ को अच्छी तरीके से जनसंचार क्या है, जनसंचार माध्यम क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जनसंचार माध्यम, सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार क्या है। संचार का मतलब होता है विचरण करना। संचार के बिना जो हमारा जीवन है ना छात्रों, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी हमें किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई कनेक्टिविटी चाहिए, हमें किसी न किसी माध्यम के थ्रू हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। तो हम जान चुके हैं संचार क्या है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में जानेंगे कि संचार है क्या, संचार की परिभाषा क्या है, संचार के जो तत्व हैं वो क्या है, संचार के प्रकार, जनसंचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, हम सब कुछ इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संचार है क्या। संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो चर धातु से हुई है और चर शब्द का अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चर अर्थात विचरण करना, चलना। तो संचार जो है चर धातु से बना है, तो ऑब्वियस है ये भी विचरण करता है, ये एक जगह पे नहीं रहता, ये चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो अपनी मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, जो बात है चलकर दूसरे के पास गई है यानी पहुंचाई गई है, तो ये भी संचार कहलाता है। संचार की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। छात्रों में एक चीज बता दूं, आपके पास आपकी पुस्तक भी होंगी, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने नोट्स भी बनाइए, क्योंकि जो ये एक तरीके से हम इसे व्याकरण कह सकते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बुक्स में बहुत वास्ट दे रखा होता है और हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है और हमसे स्किप हो जाता है। तो आप पेंसिल लेके बैठे या अपनी एक रफ नोटबुक लेके बैठिए, कि आपको वैसे तो नोट्स अवेलेबल यहाँ पीडीएफ पर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी है जो हो सकता है आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, तो और आपको ये शॉर्ट लग रहा है और आप और ज़्यादा अंडरलाइन करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स बनाइए। साथ ही साथ आप अपनी पुस्तक लेके बैठेंगे तो उसमें आपको पाठ के नीचे ही एक इंट्रो टाइप दे रखा है, जिसमें सब कुछ बता रखा है कि इस पाठ में क्या-क्या है। तो हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान-प्रदान है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। संचार, इसकी दूसरी परिभाषा है संचार अनुभवों की साझेदारी है, यानी जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे अनुभव है, उनको दूसरों के साथ साझा करना, शेयर करना है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित यानी लिखकर, मौखिक बोलकर, दृश्य श्रव्य देखकर, सुनकर, जिन भी माध्यमों के जरिए हम समझ सकते हैं या सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना ही संचार कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक हम संचार क्या है ये जान चुके हैं, संचार की परिभाषा जान चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं संचार के तत्वों के बारे में। जैसे कि आपके बुक के इंडेक्स में भी दे रखा है कि जो संचार के तत्व है वो है स्रोत, जिसको हम संचारक भी कहते हैं। दूसरा है कृतिकृत या एनकोडिंग। तीसरा है संदेश। चौथा है माध्यम, जिसे चैनल भी कहते हैं। पांचवा है प्राप्तकर्ता या रिसीवर, जिसको मैसेज मिला है। छठा है फीडबैक और सातवां है शोर। पहला है स्रोत या संचारक, कि संचार का स्रोत कहाँ से होता है, यानी संचार जो है वो उत्पन्न कहाँ से होता है। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक का उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, यानी मेरे को अपना जो मैसेज है, अपना जो संदेश है सामने वाले व्यक्ति तक कन्वे करना है, चाहे मैं उससे फेस टू फेस करूँ मौखिक रूप से, चाहे मैं उसको लेटर लिख के करूँ, ठीक है, लिखित रूप से, या मैं उसको कोई रिकॉर्डिंग भेजूँ, यानी ये माध्यम हो गए सारे, चाहे वो सुनकर या देखकर उसको मिले। तो ये संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है कि मैं किस माध्यम से अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है,
ये होता है स्रोत, कि हमने क्या सोचा है कि हम अपने मैसेज को सामने वाले तक किस तरह पहुंचाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण ले लेते हैं। जब आप लोग छोटे होते हो तो आपको ज़्यादातर चीज़ें लिख कर सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको लिखना नहीं आता, तो आप चीज़ों को कॉपी करते हो। ठीक है? बोर्ड पे जो टीचर होती है आपको नोट्स आपको लिख कर देती है। जैसे जैसे आप अ, बड़ी क्लासेस में जाते हैं 9 टू 12, तो आपका लेक्चर मेथड शुरू हो जाता है, जिसमें टीचर आपको कम लिख कर देती है लेकिन आपको एक मैसेज, तो वो मौखिक संचार हो गया कि वो सोच रही है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। और जब आप छोटे हो तो वो सोच रही है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, तो उसमें लिखित ज़्यादा होता है। ठीक है? तो वो होता है स्रोत, कि संचार सामने वाले तक कैसे पहुँचाना है, उसका जो माध्यम है वो होता है स्रोत। दूसरा होता है एनकोडिंग या कृतिकृत। ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। आशा कर रही हूँ उदाहरणों के माध्यम से आपको और बड़ी ही सरलता से समझ आ रहा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण जो आपके माइंड में आ रहा है और आप इजीली उसको समझ सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले अपने उदाहरण को अपने नोट्स में लिख लीजिए। दूसरा चरण है एनकोडिंग। सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा को यानी उस कोड से परिचित हो जिसमें आप संदेश भेज रहे हैं। अब संदेश भेजने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, मैसेज भी, वीडियो रिकॉर्डर भी हो सकता है। तो सामने वाला जब भी समझेगा जब उसको आपकी लैंग्वेज आती होगी। अगर आप किसी और भाषा में उसको मैसेज भेज रहे हो, उसको वो भाषा नहीं आती, मान लीजिए आप हिंदी में मैसेज भेज रहे हो, उसको हिंदी नहीं आती, तो ये सफल संचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, वो संचार को, संदेश को समझ ही नहीं सकता। तो एनकोडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिस तक वो मैसेज पहुंचना उसको भी आपकी भाषा समझ आती हो। तीसरा है संदेश। संदेश संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत महत्व है, यानी हमें संदेश ही पहुंचाना है, तो जो पहुंचाना तो वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही। किसी भी संचार का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। प्राप्तकर्ता कौन हुआ? जिसके पास वो मैसेज पहुंचना है। क्लियर है? आपने अपने मित्र को संदेश देना है तो वो प्राप्तकर्ता हुआ, आप भेज रहे हो तो आप स्रोत हुए, यानी वो संदेश। ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी अर्थ में पहुंचे, यानी जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो उसी अर्थ में पहुंचे। ठीक है? यानी उस कई बार होता है, हम एक उदाहरण लेते हैं, आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, आपका टोन अलग है बोलने का, आप किसी और वे में बोलना चाह रहे हो, पर सामने वाला किसी और वे में उसको ले जाता है। हो सकता है आप क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना चाह रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, पर आप प्रश्न-सूचक चिन्ह लगाना भूल गए हो उस दौरान, तो वो सामने वाला उसको किसी और तरीके से समझता है। तो जो उद्देश्य आपका है कि किस तरीके से वो मैसेज उस तक पहुँचे, उसी उसी तरीके से उसको पहुँचाना, यही सफल संदेश है। संदेश जितना ही स्पष्ट होगा यानी क्लियर होगा और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। जितनी सरल भाषा में होगी, जो प्राप्तकर्ता तक आसानी से पहुँच सके, तो वो उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना उतना ही आसान होगा। उदाहरण देख लेते हैं कि मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको जो टीचर है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो शिक्षक है, वो टीचर है, तो उसको आपसे ज़्यादा मालूम है। तो उस दौरान क्या होगा, अगर वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करे, कठिन-कठिन शब्दों का प्रयोग करे, आपको उसका मतलब ना बताए, आपको उसको एक्सप्लेन ना करे, तो आप प्राप्तकर्ता, आप उस संदेश को समझने में चूक कर जाएँगे या आप गलत समझ जाएँगे या आपको वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है? तो उस दौरान जो शिक्षक है वो स्रोत होता है और उसको संदेश को आप तक यानी प्राप्तकर्ता तक उसी की भाषा में समझाना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है माध्यम यानी चैनल। संदेश को किसी माध्यम यानी किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दृश्य श्रव्य भी हो सकता है। तो मौखिक में हो गया टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, वो श्रव्य हो गया, और समाचार पत्र के जरिए, रेडियो के जरिए, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि के जरिए। ठीक है? तो ये हो गया माध्यम यानी कैरियर जिसको बोलते हैं, जिसके जरिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप बस से या जिस भी माध्यम से ट्रैवल करते हैं वो आपका माध्यम हो गया, यानी आप उसके थ्रू स्कूल जा रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पे भी ये माध्यम हुआ। अब हुआ प्राप्तकर्ता, पांचवा। जो पांचवा तत्व है वो है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को। यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसका डिकोडिंग करता है, यानी जो आपको संदेश, यानी आप प्राप्त करता है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं स्रोत हूँ, मैं आपको संदेश दे रही हूँ, यानी जो मेरे अंदर विचार है इस मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप प्राप्त करता है। मैं जितनी सरल भाषा में आपको बताऊंगी, आप उतनी आसानी से उसको
क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, यानी आप उसको अपनी भाषा में ग्रैब करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला नोट्स बनाने को, तो उस दौरान क्या होगा, मैं अगर मान लीजिए कोई कठिन भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, मैं बीच-बीच में किसी कठिन शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो आप अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो आपने उनको डिकोड किया, यानी अपनी भाषा में उनको ट्रांसलेट किया एक तरीके से। तो डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह की एन्कोडिंग की उल्टी क्रिया है, यानी जो मैंने आपको संदेश दिया, ठीक है, मैंने उसको मतलब अपनी भाषा में कन्वर्ट किया और आपने उसको समझने के लिए अपनी भाषा में एनकोड किया, तो ये होता है एनकोडिंग, यानी प्राप्तकर्ता या रिसीवर। उसके बाद होता है फीडबैक। अब आपको मिल गया, मैं आपको बोलती हूँ, आप वीडियो के एंड में या जब भी आप मुझे कमेंट दीजिए, आप कमेंट भी करते हैं, तो आपका फीडबैक मेरे पास आ रहा है। कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ खराब कमेंट्स भी आते हैं। जिनको पसंद आया वो अच्छा कमेंट करते हैं, जिनको नहीं पसंद आया वो अपने अकॉर्डिंग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर फिर ये हुआ फीडबैक कि आपने अपने विचार दिए। जिनको लगता है मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस करने चाहिए, वो वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता कि इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं, यानी आपने मेरे संदेश को सुना, आपने मेरे संदेश को समझा और फिर उसके बाद आपको कैसा लगा, आपने अपना फीडबैक दिया। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी छात्रों, जब आप व्याकरण पढ़ते हो, कुछ भी हो, जितने ज़्यादा उदाहरण आपको समझ आते हैं, आप उतने ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरे किसी उदाहरण के थ्रू भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना कोई लाइव उदाहरण लेकर चलिए, उससे हो सकता है आप ज़्यादा आसानी से समझ सके। और नोट्स बना रहे हैं तो उसमें उदाहरण भी लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, हमें पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम टाइम में, हमें वो कुछ एक लाइन पढ़ के अगर हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो हम वो टॉपिक उस टाइम पे क्लियर हो जाता है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, यानी हमें पता चलता है, यानी आपने कोई सजेशन दिया तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, कुछ गलती हुई है मुझसे, तो बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया है, तो मुझे उस बाधा को हटाना है और फिर बच्चों के फीडबैक्स आ रहे हैं, उनको ठीक करना है। उसके बाद होता है शोर, सातवां तत्व संचार का। संचार प्रक्रिया में बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर या नॉइस कहा जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मैं आपके पास रिकॉर्डिंग के थ्रू अपना संदेश पहुंचा रही हूँ। हो सकता है कई बार मेरी रिकॉर्डिंग में, मेरी ऑडियो में कोई नॉइस आता हो, ठीक है? या कुछ वर्ड आपको ऐसा होता हो मेरा नहीं समझ आता हो, या आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्लास में शोर होता है। अगर क्लास में मान लीजिए 40 बच्चा पढ़ रहा है और एक टीचर पढ़ा रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 40 का 40 बच्चा बैठ के पढ़े। अगर वो मान लीजिए टीचर स्ट्रिक्ट है और वो वहाँ उस दौरान फिज़िकली बैठा भी है पर मेंटली वो वहाँ नहीं है, तो किसी न किसी तरह की कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज़ होता है, बाहर का भी शोर होता है, तो इसको कहा जाता है नॉइज़ या शोर। तो इस प्रकार संचार के ये 7 तरह के तत्व हम यहाँ देखते हैं। अब संचार के प्रकारों की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें पहला है सांकेतिक संचार, और इसी सांकेतिक संचार के अंतर्गत आते हैं मौखिक संचार, अमौखिक संचार। दूसरा है अंतः व्यक्तिक संचार, जिसे इंट्रापर्सनल संचार भी कहते हैं। तीसरा है अंतर व्यक्तिक संचार। चौथा है समूह संचार। पांचवा है जनसंचार। तो पहले हम बढ़ते हैं सांकेतिक संचार की ओर। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लीजिए, आप क्लास में बैठे हैं, तो आप टीचर की वजह से उससे बात नहीं कर पा रहे, तो आप इशारे से उसको बुला रहे हैं। जाहिर है ये इशारा भी एक संचार है, यानी आप अपना एक मैसेज, अपना एक संदेश उस तक पहुंचा रहे हैं कि आप उसको बुला रहे हो। इसे ही सांकेतिक संचार कहते हैं। उसके बाद है, इसी के 2 पार्ट है, मौखिक और अमौखिक। यानी मौखिक यानी बोलकर, अमौखिक यानी बिना बोले, ठीक है? जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं, तो उसमें मौखिक संचार के साथ-साथ, यानी हमने बोला भी है, नमस्कार किया है या जैसे भी प्रणाम किया है, उसको हम बोलने के साथ-साथ दोनों हथेलियाँ जोड़कर प्रणाम का इशारा भी कर रहे हैं। तो हम बोल भी रहे हैं और हम नहीं भी बोल रहे हैं। तो वहाँ पे इस स्थिति में मौखिक और अमौखिक दोनों संचार होते हैं। जैसे हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएँ मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के ज़रिए व्यक्त होती है। हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भावनाएँ, जैसे हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो हम ईश्वर से कभी भी बोलकर नहीं माँगते, हम अपने मन में माँगते हैं। हम तो बिना बोले भगवान के साथ संचार कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो प्राप्तकर्ता यानी ईश्वर तक वो मैसेज कन्वे हो रहा है या नहीं, ठीक है? जैसे खुशी ज़ाहिर करना, दुःख, प्रेम, डर आदि।
उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अंतः व्यक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल संचार। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? ऑब्वियस है, आप कुछ सोच रहे होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, तो आप छात्र के लेवल पे सोचेंगे, या मान लीजिए आपके एग्जाम है तो आप कुछ भी दिमाग में आपके चल रहा है एग्जाम्स की तैयारी को लेकर, कुछ योजनाएं बना रहे होते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी जो संदेश पहुंचा रहा है, आपके माइंड में संदेश आ रहे हैं, और जो संदेश जिसको मिलेगा वो एक ही व्यक्ति होता है। यानी आप जो सोच रहे हो वो आपको ही पता चल रहा है। ठीक है, तो यह संचार की सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतः व्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतः व्यक्ति संचार का उदाहरण होता है। क्लियर है? आशा कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद भी किसी तरह का कोई प्रश्न बीच में उठता है, आप बिना किसी डाउट के कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अंतः व्यक्तिक संचार। वो अंतर व्यक्तिक था। अंतर यानी हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो कश्मकश चल रही होती है, वो अंतर व्यक्ति, ये अंतः व्यक्तिक है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। यानी जैसे आप लोग फ्रेंड्स हो गए, या दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो हुआ अंतर व्यक्तिक संचार। इसमें तुरंत आपको फीडबैक भी मिल जाता है। समूह संचार यानी ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ग्रुप में बात हो रही, समूह की बात हो रही है, तो समूह संचार यानी दो से ज्यादा लोगों के बीच में समूह संचार हो रहा है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो ये समूह संचार का उदाहरण है। क्लास में मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वो भी समूह संचार का उदाहरण है। ठीक है, तो ये समूह संचार कहलाता है। आखिरी हमारा जनसंचार, यानी ये संचार का ही एक प्रकार है, और जो हमारे पाठ का नाम है जनसंचार। अभी तक हम संचार जान रहे थे, संचार है क्या। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार है क्या। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के बजाय, किसी तकनीकी या यांत्रिक के माध्यम जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, इसे जनसंचार कहते हैं। यानी संचार में था, हम पर्सनल भी हैं, हम मतलब अपने मन में भी बात कर सकते हैं, हम ईश्वर से भी बात कर रहे हैं, तो ये सब इसके अंदर। लेकिन जनसंचार होता है यानी हम किसी एक व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में ना रहकर किसी मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू हम कई सारे लोगों को कोई संदेश देना चाह रहे हैं। जैसे हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल में वो एक व्यक्ति जो खड़ा होता है वो टीवी के थ्रू, यानी टीवी के माध्यम से कितने सारे लोगों तक संदेश पहुंचाता है। ठीक है, तो ये माध्यम किसका प्रयोग कर रहा है? टेलीविजन का। तो ये हुआ हमारा जनसंचार। आगे अब हम बढ़ते हैं जनसंचार की विशेषताओं के बारे में। देखिए, हम जो बुक में जो चार्ट बना हुआ उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप इसमें से खुद भी अपने आप कुछ प्रश्नों को निकाल कर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। अब हम बढ़ते हैं इनकी विशेषताओं की ओर। अब जैसे कि जो जनसंचार है, इसमें फीडबैक आपको तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी मीडियम के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आप न्यूज़ चैनल के थ्रू कोई हैशटैग चला देते हैं, तो आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं और हैशटैग चला दिया, तो आप उस हैशटैग को फॉलो करोगे या येस और नो में अपने आंसर दोगे, तो फीडबैक लोगों के मिलने शुरू होते हैं। तो उसमें टाइम होता है, वो लंबा प्रोसीजर होता है, तो इसमें जो फीडबैक है वो तुरंत नहीं मिलता। और जनसंचार के जो श्रोता, जो सुन रहे हैं, जो पाठक को जो पढ़ रहे हैं, और जो दर्शक को जो देख रहे हैं, इनका दायरा जो है बहुत व्यापक होता है। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, तो वो तो कोई एक व्यक्ति देखता नहीं होगा, उसके करोड़ों जनसंख्या उसको देखती होगी, तो इनका दायरा जो है संदेश पहुंचाने का बहुत व्यापक होता है। क्योंकि हो सकता है एक दर्शक किसी न्यूज़ चैनल को देख रहा है, किसी भी न्यूज़ चैनल जो आप देखते हैं, जो आपको पसंद है, उसको इमेजिन कर लीजिए कि कोई चैनल आप देखते हैं, तो कोई एक पाठक या जो प्राप्त करता है वो कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई कोलकाता में बैठा है, तो
सब जो है आसपास नहीं होते, काफ़ी दूर होते हैं और इनका जो ज़रिया होता है वो काफ़ी सार्वजनिक होता है, क्योंकि सबके लिए संदेश होता है, सबको वो मैसेज पहुँचा रहे होते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति तक अपना संदेश नहीं पहुँचा रहे होते, वो देश के सभी लोगों के लिए अपना संदेश दे रहे होते हैं। और जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं, जिनको हम गेट कीपर भी कहते हैं। ठीक है, संपादक जिन्हें हम कहते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। उदाहरण ले लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपका पेपर बनाया किसी टीचर ने, ठीक है, तो उसको सेट करने का भी काम है। उसने पेपर एक बार रफली बना लिया तो वो उसको सेट भी करेगी, वो ऐसे तो नहीं है ऐसा कैसे उतार के दे देगी। उसको लगेगा कोई क्वेश्चन चेंज करना है या ये मेरे को नहीं देना चाहिए, तो वो एडिटिंग का काम भी उस दौरान किया उसने। तो वो एक तरीके से आपके लिए संपादक हो गया। या न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में भी होता है, जो न्यूज़ होती है, जो मूवीज़ बनती है उसको एज़ इट इज़ तो नहीं दिखाए जाते, कुछ सीन्स कट होते हैं, कुछ डायलॉग्स कट होते हैं, तो वहाँ पे भी एडिटिंग का काम वहाँ पर हो रहा होता है। तो ये संपादक ही निर्धारित करता है कि जनता को क्या दिखाया जाना है और क्या नहीं दिखाया जाना है या नहीं सुनाया जाना है। जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी संपादक की भूमिका। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक हित यानी सबके लिए पत्रकारिता के सिद्धांतों, यानी जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए हैं, मूल्य आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करे। यानी ऐसा ना हो कि उसकी किसी संदेश से किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग को वो नेग्लेक्ट करे या उनका अपमान करे। उसके लिए सब एक समान होने चाहिए और उसके बाद ही उसके प्रसारण या प्रकाशन की वो इजाज़त दे। तो ये होता है द्वारपाल का काम, जो संपादक जिनको हम एडिटर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम जनसंचार के कार्यों की ओर। जनसंचार के कार्य है सूचना देना, कि संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना। हमें उनके ज़रिए ही दुनिया भर से सूचनाएँ प्राप्त होती हैं और हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के ज़रिए ही पूरा होता है। दूसरा है शिक्षित करना, यानी जनसंचार माध्यम सूचनाओं के ज़रिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है और लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की, क्योंकि हमें जब तक न्यूज़ नहीं पता चलेगी, हमें नहीं पता चलेगा हमारे समाज में, हमारी राजनीति में हो क्या रहा है। या शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से, यानी उनको एजुकेट करना, औपचारिक शिक्षा नहीं जो आप स्कूल्स में लेते हो वो नहीं, यानी आपको आसपास या आपके देश से बाहर क्या हो रहा है दुनिया भर में, आपको उसके बारे में अवेयर रखना है। मनोरंजन करना, जैसे आप मूवीज़ देखना, गाने सुनना, आपको एंटरटेनमेंट करना। एजेंडा तय करना कि जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के ज़रिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। ठीक है? निगरानी करना मतलब हमें पता चलता रहता है क्या-क्या होता रहता है। आजकल न्यूज़ चैनल्स बहुत से कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी शेयर करते हैं, तो हम अवेयर रहते हैं कि हमसे कुछ छुपा ना रहे, हमारे देश में, हमारे देश से बाहर क्या हो रहा है। और विचार विमर्श का मार्ग, जैसे कि डिबेट्स वगैरह आजकल होती है या कोई भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, तो विचार विमर्श का जो मंच आजकल जनसंचार बन चुका है। भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में जनसंचार माध्यमों का जो विकास है, यानी लोगों तक संचार करना, यानी लोगों तक चलना, लोगों तक संचरण करना। तो भारत में जो जनसंचार माध्यमों का विकास है वो बहुत पुराना है, यानी माध्यम यानी मीडियोकर, जिसके थ्रू जो संचारक है वो मैसेज भेज रहा है और प्राप्तकर्ता को वो मैसेज मिल रहा है। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। यानी आपने बहुत से जो धार्मिक सीरियल्स हैं उनमें देखा होगा हमारे जो किस तरीके से वो मैसेज को, संदेशों को पहुंचाते थे। महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। यानी उस टाइम पे कोई सोर्सेज नहीं थे, तो वहाँ पे आप महाभारत भी देखते होंगे तो गांधारी जो थी ब्लाइंड थी, मतलब जो धृतराष्ट्र था वो ब्लाइंड था, वो अंधा था और उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति की तरह ही मतलब जीवन व्यतीत करती, आंखों पे पट्टी बांध लेते थे। एक तरीके से जो दोनों थे वो देख नहीं सकते थे, तो जो भी घटित होता था
महाभारत के युद्ध के दौरान जो संजय था वो उन तक संदेश पहुंचाता था। इसी तरीके से जो मौर्य काल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक यानी तत्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों के संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था मजबूत है, यानी लिपि। अभी तक मौखिक चल रहा था, ठीक है, तो माध्यम तो था ना, चाहे मौखिक भी था, देवर्षि थे, संजय था तो ना कोई मीडियोकर यानी माध्यम तो था ना जिसके जरिए संदेश पहुंच रहे थे। लेकिन अब लिखित प्रक्रिया शुरू हो गई थी मौर्य काल में, यानी शिलालेखों पर, पत्थरों पर, उन पर लिख कर या रंगों के माध्यम से लिखकर संदेश पहुंचाए जाते थे। भीमबेटका के गुफा चित्र में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों में जो गुफाएं वगैरह होती है उनमें भी काफ़ी जो पुराने लोगों ने अपने समय की जो पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर रखे उसके जरिए भी हमें बहुत से संदेश जो है वो प्राप्त होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी ये लोग करते थे, यानी अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करना। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो एक तरीके से वो संदेश ही आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, जो आपने सीखा वो दूसरों को सिखा रहे हो, ठीक है। ये तो अभी तक हमने बात की जो जनसंचार के माध्यम था उसका विकास किस तरीके से हुआ, यानी पुरानी जो प्रक्रिया थी। लेकिन जो आज के माध्यम है वो है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर यानी रेडियो, टीवी, टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट आदि। तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं उसमें पहला है मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आएंगी। फिर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी रेडियो, टीवी, इंटरनेट और सिनेमा। श्रव्य माध्यम यानी जिसमें सिर्फ सुनाई देता है वो हुआ रेडियो। दृश्य श्रव्य जिसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, वो हुआ टीवी, इंटरनेट और सिनेमा। समाचार या प्रिंट मीडिया, तो हमारा जो पहला आधुनिक माध्यम है वो है समाचार या प्रिंट मीडिया। उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में अखबारी समाचार की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिंदी के बंगाल गजट से हुई तो कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उत्तर मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर के संपादक में निकला था। आज़ादी से पहले के पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, ऋषि पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बालमुकुंद गुप्त है। इतने सारे नाम देख के अब घबरा मत जाइएगा। आपको जिनके नाम एनी 2 नेम्स, कोई भी 2 नाम जो आपको याद रहते हैं वो आप याद कर सकते हैं, जो आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। अभी हम समाचार पत्र यानी प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं। आज़ादी से पहले के प्रमुख अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, आप जानते हैं काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है, नई दुनिया, जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण है। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक है। यानी आज़ादी से पहले के भी बताए गए हैं जो पहले थे और आज़ादी के बाद के भी बताए जा रहे हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी प्रमुख पत्रकारों में है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। उसके बाद हमारा अगला आधुनिक माध्यमों में है कि रेडियो। रेडियो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं रेडियो क्या है। ये एक श्रव्य माध्यम है जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसके हम पुराने समय की भी बात करेंगे और आधुनिक समय की भी बात करेंगे। पत्र पत्रिकाओं के बाद इस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और वो है रेडियो। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर जी मकनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। देखिए छात्र, ये जो सारे नोट्स और आपको जो पीडीएफ मिल रहा है और आपको जो स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, ये सारा बुक से ही रेडी किया गया मटेरियल है। तो बुक में क्या है, ज़्यादा वास्ट में है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है और चीज़ों को अच्छे से डिटेल में और समझना है, डीपली जाना है, तो आप बुक से भी ज़रूर पढ़िए। क्योंकि देखिए नोट्स पे डिपेंड हो जाना जी भी कहीं की कोई समझदारी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है या आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको शॉर्ट में पढ़ना है, तो ये बेस्ट है।
लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एक सेल्फ स्टडी भी करनी ज़रूरी है। तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किए। जैसे कि आज के टाइम में हमारे बहुत से म्यूज़िक के शोज़ जो हैं, चैनल्स जो हैं वो रेडियो पे हमें मिलते हैं। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज़ादी के समय तक देश में कुल रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, जो थे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करती है। आकाशवाणी आप जानते ही है, ये एक सरकारी चैनल है जिस पे 24 भाषाओं में 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। देश की 96% यानी 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। क्योंकि सरकार के नियंत्रण में होने से क्या होता है कि सरकार अपनी तरह की न्यूज़ उसमें दिखाना चाहती है, वो उनके अधीन हो जाती है, वो जो चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व कर लिया गया। उसके बाद आता है टेलीविज़न में। ये एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आज टेलीविज़न संचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। यानी हम फेस टू फेस, हम जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम उसके कई अर्थ ले सकते हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पे। लेकिन जब हम आमने-सामने बात करते हैं तो हमें क्लियर है किसके क्या एक्सप्रेशन है, को क्या है और क्या बोलना वो एक्चुअल में चाह रहा है। तो यहाँ इस तरीके से जो विश्वसनीयता है, जो सच्चाई है वो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के ज़रिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विविध टीवी सेवा आरंभ हुई। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा था। अप्रैल 1976 से टीवी को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। इसे अब दूरदर्शन नाम दिया गया। ये भी एक गवर्नमेंट चैनल है जो आज भी हमारे टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ हुआ था। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में पहली मूक यानी जिसमें बोलना नहीं था, सिर्फ इशारों से जो बनी थी। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछा जाता है। पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है और वो फिल्म 1913 में बनी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1931 में पहली बोलती फिल्म यानी बोलने वाली जिसमें डायलॉग्स थे वो थी आलम आरा। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ज़रूर आता है तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंटरनेट की ओर। इंटरनेट आप लोग सभी जानते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आज के टाइम में इंटरनेट ही है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है और सबसे ईजी भी है क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट सबको चलाना आता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इंटरनेट ने जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य यानी दुनिया एक गांव में बदल गई बना दिया है। इंटरनेट में कुछ खामियां भी है। पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों ऐसी जो वल्गर पिक्चर्स है, कई बार हम कोई साइट ओपन करने जाते हैं तो कुछ और मिल जाता है, तो इससे बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही दूसरी बड़ी खामी है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और आप लोग सब लोग इन चीज़ों से अवगत हैं भली-भाँति। तो इस प्रकार हमारा जो ये टॉपिक है पहला जनसंचार माध्यम, ये यहाँ हमारा ख़त्म होता है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए जो टॉपिक है, ये जो विषय है जनसंचार माध्यम, मैंने बड़ी ही आसान भाषा में आपको विद नोट्स के साथ समझाया है। आशा करती हूँ आपको बड़ी आसानी से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट या कुछ आपको ऐसा लगता है जो आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट के रिप्लाई में आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके साथ, उसके आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है सबके आंसर।
इन सभी क्वेश्चन में अगर आपको किसी का आंसर नहीं मिलता, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने अपने सारे नोट्स में बताया, मैंने खुद भी डिस्कस किया है, प्लस आपके पास बुक भी है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए और आपने खुद के नोट्स भी ज़रूर बनाए होंगे। तो आप इनको सॉल्व कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपको याद रहेगा और बहुत ईज़ी है, 1 वर्ड में है या 1 लाइन में है। पहला है संचार से आप क्या समझते हैं? दूसरा है मौखिक एवं अमौखिक संचार में क्या अंतर है? बहुत ईज़ी है, कम-कम छोटे-छोटे आंसर हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अंतरव्यक्तिक संचार क्या है? अंतःव्यक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? संचार के विभिन्न तत्व कौन से हैं? फीडबैक क्या है? एन्कोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग किसे कहते हैं? जनसंचार क्या है? जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन-कौन से हैं? जनसंचार में द्वारपाल किसे कहते हैं? भारत के पहले साप्ताहिक पत्र का नाम बताइए। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, भारत में टीवी की शुरुआत कब से हुई? सिनेमा का आविष्कार किसने कहाँ किया? तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, जैसे पहला है भारत के जनसंचार माध्यमों के विकास पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। ये वैल्यू बेस्ड मौखिक मूल्यपरक प्रश्न है। दूसरा है समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, इनके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना। ऑब्वियस है, इनके ऊपर अनुच्छेद लिखेंगे तो आपका एक-एक टॉपिक ऑटोमेटिक कवर होता जाएगा। और तीसरा, आज के युग में इंटरनेट का महत्व। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि कल को आप अपनी सेल्फ स्टडी करें तो आपके पास एक नोट्स अवेलेबल हो और आपको याद रहे। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है, जनसंचार माध्यम। आशा करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के आगे आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।